अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स CS 602 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। इस सीरीज़ के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 1 से लेकर 5 तक लेक्चर हम इस फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर रिमेनिंग लेक्चर्स हम 5 to 10 नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको तमाम MCQs बताऊँगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं 2023 में, 22 में, 21 में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किन चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लेक्चर। पहले लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्क्राइब हुई हुई हैं। लेक्चर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स में से जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग उठाए जाते हैं क्वेश्चंस। इन लेक्चर्स को हम अच्छे तरीके से देखेंगे और उनको कोई भी पार्ट हम स्किप नहीं करेंगे। मैंने साथ साथ हाईलाइट भी कर दिया, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर ग्राफिक्स का। कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं जो एक्सेप्ट, प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करती है इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में। बस आपने इतना याद रखना है कि हम एनिमेशन कर रहे हैं यूजिंग कंप्यूटर, दैट्स इट। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम एक विजुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक आ जाता है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करें तो फिर इंफॉर्मेशन हमें और अट्रैक्ट करती है और अच्छी लगती है। इस वजह से कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में ये यूज़ हो रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं कि हम क्यों कंप्यूटर ग्राफिक्स को स्टडी कर रहे हैं। ये इसमें से MCQs आपको आ सकते हैं, बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। कंप्यूटर ग्राफिक्स को सबसे पहले तो हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन के लिए, कि आई लाइक टू शो पीपल व्हाट आई एम डूइंग। हमें अच्छा लगता है लोगों को ये दिखाना कि जो हम कर रहे हैं लोगों को देखना पसंद है, तो विजुअल करने के लिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ग्राफिक बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, इसमें अब रिक्वायरमेंट भी है हमारे पास। ग्राफिक की जो है कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो चुका है, काफ़ी इन हो चुका है। जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट अगर कंस्ट्रक्शंस के लिए पहले बनाया जाता है तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से बनाया जाता है। बिल्डिंग बनाने से पहले ही वो लोग देख लेते हैं कि ये बिल्डिंग इस तरह की होगी। ऑटोकैड है और बहुत सारी अदर एप्लीकेशन हैं जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स में इस्तेमाल होती हैं। तो ये MCQs पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि कौन सी एप्लीकेशन है जिसे हम बिल्डिंग आर्किटेक्चर में इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑटोकैड है। ये आपका MCQs है यहाँ पे। अब देखें कंप्यूटर ग्राफिक्स, अगर आप बिल्डिंग की पहले से ब्लूप्रिंट बना लेंगे एक बिल्डिंग का, आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग किस तरह से लुक लाइक होगी और सारा उसका, तो वो बिल्डिंग और ही अच्छी हो जाएगी बनाने में, फिर आपको आसानी होती है। उसके बाद एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत बड़ा हाथ है कि 24 घंटे जो है वो बच्चे कार्टून्स देखते रहते हैं, तो कार्टून्स भी ग्राफिक्स के ज़रिए से बनते हैं और काफ़ी इंटरटेनमेंट होती है। एनिमेटेड सीरीज़ काफ़ी लोगों को पसंद होती है, बच्चों को भी। उसके बाद यहाँ पर कुछ हिस्ट्री दी गई है हमें, तो यहाँ से ये MCQs था। 1960 में विलियम फैटर ने डिस्क्राइब किया था एक नया मेथड, और उन्होंने डेवलप किया था बोइंग में। ये आपको MCQ से पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो टर्म है वो किसने डिस्क्राइब की थी। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की टर्म 1960 में विलियम फैटर ने डिस्क्राइब की थी, और उन्होंने कहाँ पर डिस्क्राइब की थी, बोइंग में डिस्क्राइब की थी। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने एक 3D ह्यूमन बॉडी का एक आर्किटेक्चर बनाया था, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इस तरह से कुछ ह्यूमन बॉडी का उन्हें 3D मॉडल बनाया था 1960 में। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे जितनी भी पिक्चर्स हैं और उनके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सारी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ पर देखिए, अर्ली ग्राफिक यूजिंग वेक्टरस्कोप कब यूज़ हुआ था, 1951 में। आपसे ये डेट पूछी जा सकती है कि अर्ली ग्राफिक यूजिंग वेक्टरस्कोप किस ईयर में जो है वो इन्वेंट हुआ था। फिर स्पेस वार, फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक गेम कब बनाई गई थी। फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक गेम जो है वो 1961 में कुछ इस तरह से बनाई गई थी। गेम ओवर कुछ जर्नल से इसमें स्पेसिफिकेशन डाली गई थी। पहली गेम जो है वो 1961 में कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से बनाई गई थी। उसके बाद फर्स्ट CAD सिस्टम IBM ने बनाया था 1959 में। उसके बाद यहाँ देखें, फर्स्ट बम मैप्ड इमेज कब बनाई गई थी, बिल ने बनाई थी ये 1978 में। ये जो डेट्स है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपने ये डेट्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, आप इनको अलग से लिख लें अपने पास, ताकि आपको ये पिक्चर्स देखकर जो है वो हैंड आउट्स लंबे ना लगें। आप इनको सारे डेट्स को एक साइड लिख लें ताकि पेपर्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अर्ली टेक्सचर मैप्ड इमेज कब बनाई गई थी, 1974 में बनाई गई थी। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रे ट्रेस्ड इमेज, जो है वो कुक ने बनाई थी 1984 में। ये MCQs आ भी चुका है अभी रिसेंटली, एग्जाम्स जो हुए थे मिड टर्म के।
लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें ये जो है MCQs आ भी चुका है कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रे ट्रेस्ड इमेज किसने बनाई थी और कब बनाई थी। तो वो कुक ने बनाई थी 1984 में। तो इसलिए आपने ये सारी जो डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और किसने कब बनाया है, ये आपने सारी जो है वो अपने पास साइड पे लिख लेनी है ताकि आप इनको प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद फर्स्ट रे ट्रेस्ड इमेज जो है वो कब बनाई गई थी, वो विटेड ने बनाई थी 1980 में। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आप देख लें, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रे ट्रेस्ड इमेज है और ये जस्ट रे ट्रेस्ड इमेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके MCQs, यहाँ तक आपके MCQs हैं। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूज़र इंटरफेस में इस्तेमाल हो रहा है, लेआउट और डिज़ाइन में यूज़ हो रहा है, फिर साइंटिफिक विजुअलाइजेशन और एनालिसिस में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्ट एंड डिज़ाइन में, मेडिसिन और वर्चुअल सर्जरी में, लेआउट डिज़ाइन और आर्किटेक्चर सिमुलेशन में, हिस्ट्री और कल्चर हेरिटेज में, इंटरटेनमेंट में, सिमुलेशन में, गेम्स में। यहाँ पर 10 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जहाँ पर ग्राफिक जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कहा था कि ग्राफिक की 3 एप्लीकेशंस लिखें। तो यहाँ पर आपको 10 एप्लीकेशंस दी हुई हैं, आपने जस्ट 6 मेंशन करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन सारों को बारी बारी ने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो इनकी जो है डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाती, तो इनकी डिटेल्स जो है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यूज़र इंटरफेस। सो ग्राफिक इंटरफेस इज अ विंडो मैनेजर दैट अलाउ अ यूज़र टू डिस्प्ले मल्टीपल विंडोज़ लाइक एरियाज ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम। सो ये MCQs पेपर में पूछा हुआ था। उसके बाद है जी कंप्यूटर ग्राफिक इंटरफेस के अंदर जो है वो मेन्यूज़ होते हैं, आइकन होते हैं, सो ये जनरल चीज़ें हैं। और उसके बाद कंट्रोल कंसोल जो है वो 1960 में बनाया था। आपने डेट्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है, डेट्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि आपसे पूछी जाती हैं। फिर 3D स्टूडियो मैक्स का आपको यहाँ पर एक उन्होंने पिक्चर दी है, वह तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद लेआउट और डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये चीज़ें हम स्किप कर लेते हैं। उसके बाद साइंटिफिक विजुअलाइजेशन और एनालिसिस में ग्राफिक किस तरह से यूज़ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आपको शॉर्ट में आ जाए कि कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने में, मेडिसिन की फील्ड में और इंजीनियरिंग की फील्ड में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक की हेल्प से बहुत सारे चार्ट्स और बहुत सारे मॉडल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के बनाए जाते हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा बनाए जा रहे हैं जब से कंप्यूटर ग्राफिक्स आया है। तो पहले से वो विजुलाइज़ कर लेते हैं कि कैसे उसका ह्यूमन मॉडल होगा और कैसे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसके बाद आर्ट और डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा ग्राफिक यूज़ हो रहा है। तो इसमें कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस के नाम दिए हुए हैं, आर्टिस्ट पेंट ब्रश, पिक्सल पेंट, सुपर पेंट। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, ये 3 नाम आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मेडिसिन और सर्जरी में तो हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरेज फोटोग्राफी में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये टोमोग्राफी इज़ द टेक्निक दैट अलाउ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम इन एक्सरे फोटोग्राफ्स। ये टोमोग्राफी वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम MCQs में आया हुआ था, तो ये भी आपने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ग्राफिक की मदद से हम ये सारा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अब ये रियल में नहीं है, ये जस्ट ग्राफिक के ज़रिए से क्रिएट किया गया है। सो इतना प्यारा हम पहले से ग्राफिक की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा, और उसके बाद हम उसको बना भी सकते हैं। तो ये सारा उन्होंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे हम ग्राफिक की हेल्प से कितने प्यारे प्यारे जो है वो डिज़ाइन हम बना सकते हैं ग्राफिक की हेल्प से, और ग्राफ ना होता तो हम ना बना पाते। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री और कल्चर हेरिटेज में भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हिस्ट्री को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडल्स के थ्रू। यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर भी दी हुई है आपको कि पिछला जो मॉडल था वो हिस्ट्री में ऐसा था, फिर उन्होंने ग्राफिक इसकी हेल्प के इसको ऐसा बना दिया। तो हिस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का काम है, अक्सर मूवी के जो सीन्स होते हैं वो ग्राफिक्स में ही होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक को इस्तेमाल किया जाता है मूवीज़ की बहुत सारी सीन क्रिएट करने में। जैसे कि अगर कोई मूवी में कोई एनिमल फाइटिंग है या कुछ इस तरह की फाइटिंग आपको दिखा रहे हैं जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक्चुअल में वो एनिमल्स नहीं होते, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए से वो एनिमल्स उन्होंने क्रिएट किए होते हैं जिनसे जो है वो हीरो लड़ रहा होता है और ETC। सो मूवीज़ में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ बताए हुए भी हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं। स्टे ट्यून है, रेड ड्रीम्स है, शीमैड है, डीप स्पेस 9 है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो लाइव एक्शन सीक्वेंस में कब इस्तेमाल हुआ था, वो तो 1980 में यूज़ हुआ था फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक का सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर आपको फुली एनिमेटेड सीरीज़ दिखाई हुई है कुछ कार्टून्स की जो फुली ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेस पे बनाई हुई हैं। यहाँ पर उन्हें लिखा हुआ है कि फुली कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड फीचर्स, इसमें रियल लोग नहीं हैं, ना ही ये कैरेक्टर्स रियल हैं, जस्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से ये इतनी सारी सीरीज़ जो है वो क्रिएट की गई हैं और काफ़ी ईजिली आप क्रिएट कर सकते हैं। जब से कंप्यूटर ग्राफिक्स आया है इसने बहुत सारे काम आसान कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखें
स्पेशल इफेक्ट इन लाइव एक्शन सिनेमा में एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए भी जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सिमुलेशन में भी इस्तेमाल होता है। सिमुलेशन क्या होती है? सिमुलेशन का मीन्स क्या मतलब होता है? एक हेल्पफुल टूल है जिसमें एक आपने जो है वो आर डूइंग द सी रिजल्ट सॉफ्टवेयर पैकेजेस, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, ये बस इसमें से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो सिमुलेशन में यूज़ होते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। माया है, फ्लैश है, कीन आर्टिस्टिक आई है, तो ये भी आपने देख लेना। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने आपको पिक्चर दी हुई है, ये एक सॉफ्टवेयर इमेज है, ये असल रियल नहीं है, एक वाटर की इमेज और बिल्कुल रियल वाली लुक दे रही है, लेकिन ये रियल नहीं है। फिर यहाँ पर एक और भी आपको दिया हुआ है, ये भी एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। उसके बाद गेम्स में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है। कुछ फेमस गेम्स के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, नीड फॉर स्पीड, डूम, स्क्वैड, कमांडोज, और अब तो बहुत सारी गेम्स आ चुकी हैं जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके हैंड नोट्स काफ़ी ओल्ड हैं, तो ये काफ़ी पुरानी जो है वो चीज़ें आपसे डिस्कस हो रही हैं, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि उसमें से MCQs काफ़ी सारे आते हैं, और इसके अलावा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की कुछ एप्लीकेशंस लिखें। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम कुछ वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करने वाले हैं। सो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस में कुछ डिवाइसेस हैं यहाँ पर, और इनमें से एक डिवाइस तो पेपर में ज़रूर पूछी जाती है, आपको शॉर्ट या फिर लॉन्ग में आ सकता है ये क्वेश्चन। किसी एक डिवाइस पर तो आपसे ज़रूर वो कहते हैं कि इस डिवाइस के बारे में बताएं, या फिर इसके डिसएडवांटेज या एडवांटेज लिखें। तो हम बारी बारी इन सारे डिवाइसेस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है, CRT जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब्स जो है वो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कैथोड रे से इमिट होती है इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू, जो है जी फोकसिंग से पास होती है डिफ्लेक्शन सिस्टम से। उसके बाद जो है वो बीम जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन से डायरेक्ट होती है, उस पर इसको CRT को बार बार रिफ्रेश करना होता है। तो हम इसकी पिक्चर से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर CRT की पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पर आपको। तो ये बिल्कुल जैसे पुराने टीवी होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे पुराने टीवी होते तो उसके पीछे एक बड़ी सी ट्यूब होती थी और आगे स्क्रीन होती थी, तो वो CRT थे। अब CRT में क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्टार्ट में स्क्रीन है, फास्फोरस कोटिंग की हुई है स्क्रीन की। तो ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि कौन सी कोटिंग होती है, फास्फोरस कोटिंग होती है। अब इसके पीछे देखें डिफ्लेक्शन कॉइल्स यहाँ पर लगी होती हैं, यहाँ पर एक हीटिंग फिलामेंट होता है, यहाँ पे कैथोड होता है, यहाँ से एक कंट्रोल ग्रिड होती है जो कंट्रोल करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स को पास करना है, कितने को नहीं। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर अंदर, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड इनको कंट्रोल करती है कि कितने को आगे भेजना है, कितनों को नहीं भेजना। उसके बाद डिफ्लेक्शन कॉइल से वो डिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो स्क्रीन पर आते हैं और आपको स्क्रीन पर पिक्चर्स नज़र आती है। तो इस तरह से कैथोड रे ट्यूब जो है वो यूज़ होती है। इसमें एक्सीलरेटिंग वोल्टेज भी होता है जिसको आप पॉजिटिवली चार्ज कोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, दोबारा से डायग्राम को दिखाया है, तो इसमें थोड़ा डिटेल दिखाई है कि यहाँ पर कनेक्टर स्पिन है, बेस है, फिर इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है वो हमारे पास फोकसिंग सिस्टम है जो फोकस कर रहा है। फिर हमारे पास डिफ्लेक्शन कोइल्स हैं जो डिफ्लेक्ट करती हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्क्रीन तक पहुँच पाते हैं, और फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है। उसके बाद है जी, यहाँ पर MCQs पूछा हुआ था इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम वोल्टेज को सेट करके कंट्रोल करते हैं। सो ये MCQs पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन बीम कंट्रोल बाय सेटिंग द वोल्टेज लेवल्स, ठीक है। इंटेंसिटी को हम वोल्टेज लेवल से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग पास थ्रू पॉजिटिवली चार्ज मेटल सिलेंडर दैट फॉर्म अ इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। कैथोड रे ट्यूब का काफ़ी डिटेल दी हुई है कि इसमें 2 पेयर होते हैं, आगे सारों को डिस्क्राइब किया हुआ है। 2 पेयर होते हैं कॉइल के, जो है वो अपोजिट साइड पे होते हैं। 1 पेयर जो होता है वो टॉप पे माउंटेड होता है और बॉटम ऑफ द नेक पे होता है, और दूसरा जो पेयर होता है वो उसको अपोजिट साइड ऑफ द नेक पे माउंट किया होता है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी होती है और वर्टिकल डायरेक्शन भी होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 तरह की डिफ्लेक्शंस होती हैं कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैसे अचीव होती है, इज अचीव विद 1 पेयर ऑफ अ कॉइल। एक पेयर से हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अचीव करते हैं और दूसरे पेयर से हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन अचीव करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा भी दिया आपको दोनों जो हमारे पास प्लेट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो रही है और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रही है। वही डायग्राम है, जस्ट डायग्राम को आप अंडरस्टैंड कर लें तो ईजिली आपका ये सारा पैराग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर फास्फोरस अवेलेबल इन डिफरेंट काइंड में फास्फोरस जो है अवेलेबल है। फिर persistent की डेफिनेशन भी आ चुकी है क्वेश्चंस में कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये है, इसको डिफाइन कैसे करना है आपने। एज द टाइम इट टेक टू इमिटेड लाइट फ्रॉम द फास्फोरस टू डिके टू 1/10 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। जो फास्फोरस को डिके करने में जो टाइम लगता है 1/10 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी, उसी को हम persistence कहते हैं। और मॉनिटर जो है वो जो नॉर्मली कितनी जो है वो persistence होती है, उसकी रेंज जो है वो 10 to 60 माइक्रो सेकेंड्स होती है। तो ये भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद ये 3/4 वाला भी आ चुका है MCQ। उसके 3/4 मीन्स दैट वर्टिकल लाइन प्लॉटेड विद 3 पॉइंट्स। 3/4 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल लाइन है वो 3 पॉइंट से जो है वो प्लॉट हो रही है सेम लेंथ की, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 4 लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 4 पॉइंट्स है वो प्लॉट हो रही है, और वर्टिकल लाइन 3 पॉइंट से प्लॉट हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक जो हमारे पास CRT है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास रास्टर स्कैन सिस्टम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई एक ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो रास्टर स्कैन जो है वो काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है जिसमें CRT को यूँ ही यूज़ किया जाता है, जिसमें रिफ्रेश बफर का सिस्टम रखा हुआ है या फिर फ्रेम बफर जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद पिक्चर्स को जो है वो पिक्सेल्स की फॉर्म में, पिक्सल जो है आपको पता है पिक्चर एलिमेंट होते हैं, सो उनकी मदद से जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रीट्रेस और वर्टिकल रीट्रेस इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ये वही है बिल्कुल जो है रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन जो है वो कैथोड रे ट्यूब को ही इस्तेमाल करता है। तो इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल रीट्रेस भी होती है और वर्टिकल रीट्रेस भी होती है 1/60 ऑफ अ सेकेंड टू अवॉइड फ्लिकरिंग। अब इसमें फ्लिकरिंग की बात की गई है। उसके बाद इसके 2 मेथड्स बताए हुए हैं कि इमेज को कैसे वो स्कैन करता है। तो इंटरलेस्ड करता है और नॉन इंटरलेस्ड करता है। यहाँ पर इंटरलेस्ड को बताया हुआ है और नॉन को नहीं यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ। इन इंटरलेस्ड डिस्प्ले बीम कंप्लीट स्कैनिंग इन 2 पासेस। इसमें 2 तरह से वो स्कैन करता है। पहले पास में जितनी भी ओल्ड लाइन्स हैं वो उनको स्कैन कर लेता है और उनको फिर ड्रॉ कर देता है। उसके बाद सेकंड पास में वो जो है इवन लाइन्स को ड्रॉ करता है स्कैन करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले ड्रॉ एन इमेज 1 लाइन एट अ टाइम एंड आल्सो कॉल्ड अ वेक्टर डिस्प्ले। ये एक ही लाइन को एक टाइम पे ड्रॉ करता है और इसको हम वेक्टर डिस्प्ले भी कहते हैं। इसका अदर नाम आपसे पूछा जा सकता है कि रैंडम स्कैन को हम और क्या कहते हैं। और इसके बाद सिस्टम इमेज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स रिफ्लेक्ट एज अ रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद CRT में जो मॉनिटर्स में जो कलर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि CRT मॉनिटर डिस्प्ले कलर पिक्चर बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस। क्योंकि हमने देखा था कि स्क्रीन फास्फोरस की थी जो डिफरेंट कलर्स को एमिट करती है। जो 2 तरह की टेक्निक जिसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, पहले तो बीम पेनिट्रेशन मेथड है और दूसरा शैडो मास्क मेथड है। दोनों इंपॉर्टेंट है। शैडो मास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो इन दोनों को भी हम देख लेते हैं कि दोनों क्या हैं। अब बीम पेनिट्रेशन में क्या होता है, इस मेथड में 2 जो है वो लेयर्स होती हैं फास्फोरस की, जो है वो कोटेड होती हैं इनसाइड ऑफ CRT स्क्रीन के अंदर जो है उनको कोट किया होता है, जिसमें रेड एंड ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है और ऑरेंज और येलो कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये बीम पेनिट्रेशन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो शैडो मास्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैडो मास्क मेथड में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कलर रेंज को डिस्क्राइब कर सकता है। पेनिट्रेशन मेथड में सिर्फ 4 कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन शैडो मास्क में जो है वो बहुत सारे कलर्स की रिप्रेजेंट कर सकता है। इस टेक्निक के अंदर ईच पिक्सल पोजीशन इज मेड अप टू 3 फास्फोरस डॉट्स कॉल्ड ट्रायोड। उनको 3 डॉट्स की फॉर्म में बताते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है कि ये 3 डॉट्स हैं RGB, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन कलर्स के नाम है। रेड ग्रीन ब्लू को डिस्प्ले किया जाता है इलेक्ट्रॉन गन से। फिर शैडो मास्क यहाँ पर बीच में रखा होता है। फास्फोरस कोटेड स्क्रीन ये आपके पास आ गई, मॉनिटर की स्क्रीन, और इसमें से जो है वो पास होकर हमारे पास पिक्चर होती है। तो जो गन्स होती हैं, अब ये 3 तरह की गन्स हो जाती हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो फिर बहुत सारे कलर्स को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो CRT की हमने कैथोड रे ट्यूब की बात की, उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ज़रूर आपसे इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है। लेक्चर नंबर 2 से ना आपका शॉर्ट लॉन्ग में ज़रूर कुछ ना कुछ आता है। CRT के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या था कि फास्ट रिस्पॉन्ड है, हाई रेजोल्यूशन पॉसिबल है, फुल कलर्स है, सैचुरेशन है, नॉन कलर है, इनएक्सपेंसिव है और वाइड एंगल है इसका। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, बहुत भारी था। ऑफ कोर्स पुरानी टीवीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो वो कितने भारी थे। तो लार्ज भी हैं, हैवी भी हैं, हाई पावर कंजप्शन करते हैं, हार्मफुल हैं DC और AC के लिए, और फ्लिकरिंग भी होती है इसके अंदर, और ज्योमेट्रिकल एरर्स भी होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज थे। उसके बाद डायरेक्ट व्यू स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब डायरेक्ट व्यू स्टोरेज डिवाइसेस भी कुछ कैथोड रे की जैसे ही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है वो स्टोरेज ट्यूब जो है वो स्टोर करती है पिक्चर इन्फॉर्मेशन को 4 डिस्ट्रीब्यूटर बिहाइंड द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। तो वही फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है। इसमें प्राइमरी गन और फ्लड गन, 2 तरह की गन्स को इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी गन इज़ यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न। प्राइमरी गन जो है पिक्चर पैटर्न को स्टोर करती है, और जो फ्लड गन है वो मेंटेन करती है पिक्चर के डिस्प्ले को। यानी कि अब हमने इसमें 2 तरह की गन्स को इस्तेमाल कर दिया। पहले हमने एक ही गन इस्तेमाल की थी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो पास करवा रही थी। अब हमारे पास 2 गन्स हैं, प्राइमरी गन है और एक फ्लड गन है। दोनों का यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों गन्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें कोई रिफ्रेश रिक्वायर्ड नहीं होता, और उसमें जितने भी कलर्स हैं जो है वो ऑर्डिनरी कोई डिसएडवांटेज नहीं होता हमें।
उसके बाद हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो अभी हमारे पास है, इसमें लाइट वॉल्यूम होता है, लाइट वेट होते हैं, पावर जो है वो लेस कंजप्शन करते हैं। इसकी भी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज में फ्लैट पैनल को डिस्क्राइब किया हुआ है। इमर्सिव डिस्प्ले है और नॉन इमर्सिव डिस्प्ले है। इमर्सिव डिस्प्ले के अंदर क्या होता है कि आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट करती है डिवाइस, जिसमें प्लाज्मा पैनल यूज़ होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनिस्टिक डिस्प्ले है, लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं इसके अंदर। नॉन इमिसिव यूज़ ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक पैटर्न्स। सो ये नॉन इमिसिव और इमिसिव का डिफरेंस भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। सो नॉन इमिसिव जो है वो क्या होता है, ये ऑप्टिकल इफेक्ट को इस्तेमाल करता है सनलाइट और किसी भी और तरह की लाइट को ग्राफिक्स पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इमिसिव डिस्प्ले होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर इन्होंने प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले बताया हुआ है। प्लाज्मा पैनल आल्सो कॉल्ड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी इनको कहते हैं। इनमें नियॉन जो है वो गैस यूज़ होती है। ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले के अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है, तो वो नियॉन है, जिसमें सीरीज़ ऑफ वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन जो है वो वन ग्लास में प्लेस होते हैं। उसके बाद इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, लार्ज व्यूइंग एंगल है, गुड फॉर लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले के लिए अच्छा है, फेयरली ब्राइट है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है थोड़े से, अब लार्ज पिक्सल्स इस्तेमाल हो रही हैं, फॉस्फोरस ग्रेजुअली डिप्लेट है और लेस ब्राइट एज़ कम्पेयर टू CRT यूजिंग मोर पावर। तो इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे ये लास्ट टाइम पेपर्स में आए हुए थे, तो आपने इसके बिल्कुल स्किप नहीं करने। तो अगर आप बेशक इनको नहीं, अगर इतने सीरियसली आप नहीं पढ़ रहे सारी मॉनिटर्स को, तो लेकिन आपने इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं छोड़ने हैं, वो आपने ज़रूर करने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बताया हुआ है, LCDs। हमारे पास जो LCDs हैं इसके अंदर जो है वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, जो लिक्विड के अंदर फ्लो करते हैं। जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं हमारे पास, कुछ ग्लास होता है, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं और फिर यहाँ से जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके बाद पोलराइज लाइट इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इसके भी सिर्फ डिसएडवांटेज और एडवांटेज ही आपने प्रिपेयर करने हैं कि स्मॉल फुटप्रिंट है, लाइट वेट है, लो पावर कंजप्शन है, कम्प्लीटली फ्लैट स्क्रीन है हमारे पास, कोई ज्योमेट्रिकल एरर नहीं आ रहा, पिक्चर जो है वो क्रिस्प है, डिजिटल यूनिफॉर्म कलर्स हैं, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन नहीं हो रही, फुली डिजिटल है हमारे पास, लार्ज स्क्रीन्स हैं। अब डिसएडवांटेज तो हाई प्राइस है पहली, उसके बाद पोर वीविंग एंगल भी हो सकता है, लो कॉन्ट्रास्ट भी है और लो ल्यूमिनेंस है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 3 डायमेंशनल व्यू डिवाइसेस की बात करते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर्स फॉर द डिस्प्ले ऑफ 3 डायमेंशनल सीन्स हैव बीन डिवाइस यूजिंग अ टेक्निक दैट रिफ्लेक्ट्स CRT इमेज। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी की बात की गई है कि जिसमें आप जो है वो यूज़र को ऐसे हम रिएक्ट करवाते हैं कि वो रियल में उसी चीज़ के अंदर है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। हम डिफरेंट तरह की ग्लासेस उनको पहनाई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है इन्होंने, हेड माउंटेड डिस्प्ले जिसको कहते हैं HMD, उनको वेयर करते हैं और उसके बाद उनको ऐसा फील होता है कि वाकई में वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि वो वहाँ पर नहीं होते। लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस को यूज़ करके दिखाया जा सकता है कि वो बिल्कुल भी वहीं उनके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 का कंटिन्यूस पार्ट है, इसमें वही सारी चीज़ें डिस्क्राइब हुई हुई। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम वो डिस्कस करेंगे। रास्टर स्कैन के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। उसके बाद वीडियो कंट्रोलर के बारे में बताया, फ्रेम रेफर लोकेशन एंड द करस्पॉन्डिंग स्क्रीन पोजीशन और रेफर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रेफर करते हैं इसको रिप्रेजेंट। उसके बाद 2 रजिस्टर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं जो एलोकेट जो है यूज टू स्टोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्क्रीन पिक्सल, जिसमें X रजिस्टर है जो 0 सेट होता है और Y रजिस्टर को Y मैक्स सेट करते हैं। X रजिस्टर को इंक्रीमेंट करते हैं 1 से और Y को डिक्रीमेंट करते हैं 1 से। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर नेक्स्ट है डिजिटाइजिंग। डिजिटाइजिंग का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटाइजिंग क्या होता है। सो अ मेजर टास्क फॉर डिस्प्ले प्रोसेस डिजिटाइजिंग। इसमें क्या होता है कि a picture definition given in an application program into pixel intensity value for storage. So a digitizing process is also called a scan conversion, मतलब हम स्कैनिंग ही कर रहे होते हैं इसके अंदर, तो इसको हम डिजिटाइजिंग कहते हैं। इसके अलावा इसको स्कैन कन्वर्जन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रास्टर स्कैन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताई हुई हैं, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमने आपको रास्टर स्कैन की कुछ पिक्चर भी बता दी हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ होता है, ऐसे ही सारे डॉट्स होते हैं, सारे डॉट्स जो है वो कलेक्ट होते हैं, सारे डॉट्स जो है वो ब्राइट होते हैं और यहाँ पर हमें जो है वो पिक्चर नज़र आती है। तो इस तरह की काफ़ी जो है वो घड़ियाँ थी पहले, घड़ी में हमें टाइम नज़र आता था, वो जो रिस्ट वॉच होती हैं जिसमें 8 लिखा होता था टाइमिंग। सो इस तरह से डॉट्स डॉट होते थे, वो सारे डॉट्स जब लाइट अप होते थे तो हमें पूरा वो डिजिट नज़र आता था, तो वो रास्टर स्कैन ही एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद रैंडम स्कैन है। रैंडम स्कैन को भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, इन्होंने दोबारा से वही चीज़ें बताई हैं। उसके बाद कुछ वीडियो डिस्प्ले बताए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से कि 3 डिस्प्ले के नाम बता दें। मोनोक्रोमैटिक अडेप्टर है,
उसके बाद हमारे पास हरकुलस अडेप्टर है HA, उसके बाद कलर ग्राफिक अडेप्टर है, इन्हेंस ग्राफिक अडेप्टर है, मल्टी कलर ग्राफिक अडेप्टर है, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर है, सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर और एक्सटेंडेड ग्राफिक अडेप्टर है। तो इनके आपको नाम आने चाहिए और इनकी शॉर्ट भी आपने याद रखनी है कि इनको किस पे, जैसे VGA है हमारे पास, हम काफ़ी कॉमन है हमारे लिए VGA, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर होता है। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोनोक्रोम अडेप्टर क्या होते हैं। मोनो मीन्स वन, सिंपलेस्ट होता है और फास्ट अवेलेबल अडेप्टर था जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकता है ओनली। ये आपने इसकी याद रखनी है बात कि ये अब सूटेबल तो नहीं है क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करता था। उसके बाद हमारे पास है हरकुलस अडेप्टर। ये भी एक मोनोक्रोम अडेप्टर की तरह ही है लेकिन ये ग्राफिक मोड को भी के ऊपर भी ऑपरेट होता है। ये इसमें डिफरेंस था, ठीक है। हैविंग ग्राफिक कैपेबिलिटीज, हेरकुलस बिकम समवट स्टैंडर्ड फॉर मोनोक्रोमेटिक सिस्टम, बट अभी भी इसको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। उसके बाद एक कलर ग्राफिक अडेप्टर। दिस अडेप्टर कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक। बस आपने याद रखना है कि कौन सा टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा ग्राफिक को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फ्लिकर है हमारे पास और स्नो है। ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पेपर्स में आ चुकी हैं। फ्लिकर जो है वो एक एनोइंग टेंडेंसी होती है टेक्स्ट टू फ्लैश एट इट्स मूव अप एंड डाउन, कि आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट जो है वो अप एंड डाउन मूव हो जाता है तो एक एनोई करता है, बहुत ही जो है वो बुरा लगता है, उसे हम फ्लिकर कहते हैं। और स्नो क्या होता है, कुछ ब्राइट से डॉट्स आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल स्नो के जैसे जो है वो आ रहे होते हैं तो वो हमारे पास फ्लिकर्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फ्लिकर्स जो होते हैं वो एनोइंग एक टेंडेंसी होती है टेक्स्ट की, ठीक है। और टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अप एंड डाउन फ्लैश कर रहा होता है और स्नो के अंदर हमारे पास जो है वो फ्लफी ब्राइट डॉट्स हैं जो स्क्रीन के अंदर कहीं पर भी आ जाते हैं। उसके बाद है इन्हेंस ग्राफिक अडेप्टर। कब बना था, IBM ने इसको 1984 में बनाया था। ये चीज़ आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मल्टी कलर ग्राफिक अडेप्टर्स है जिसमें मल्टी कलर इस्तेमाल किए होते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको बताया हुआ है यहाँ के 640 मल्टीप्लाई बाई 480 विथ 2 कलर्स हैं। फिर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर है VGA, जो है वो तमाम जो है वो जितने भी डिस्प्ले मॉडल्स हमने पीछे पढ़े उन सबको ये सपोर्ट करता है, जिसमें MA था, मोनोक्रोमेटिक अडेप्टर था, CGA है, MCGA है और VGA स्पोर्ट ग्राफिक मोड। सो ये सारों को जो है वो VGA जो है वो सपोर्ट करता है। सो वीडियो ग्राफिक जो है VGA जो है वो इन सबको जो है वो सपोर्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और मॉडल। एक्सटेंडेड ग्राफिक अडेप्टर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो कलर रिप्रेजेंटेशन है वो आपने याद रखनी है बस। उसके अलावा इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही पेपर में इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बस MCQs के लिहाज से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। VR जो है उसमें RAM R टाइप्स दैट कैन बी यूज इन वीडियो कार्ड्स में जो है वो यूज़ होती है। SDRM है, DDR है, जो है हमारे पास जो रैम्स हैं वो यूज़ होती हैं, ये सब हमें तो पता ही है। उसके बाद VM है, DVD है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना बस आपने वो याद रखनी है। जैसे CMBA की स्टैंड फॉर व्हाट, शेयर्ड मेमोरी बफर आर्किटेक्चर, और यू में यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर है। सो ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद है RAMDCAC। सो ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल ग्राफिक कार्ड है जिसके अंदर जो है वो ये चिप होती है जो सिग्नल्स को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करती है। बस आपने ये याद रखना है कि ये सिग्नल्स को जो है वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल आपको पता है 0 1 वाले फॉर्म में होते हैं, फिर ये जो है वो RAM DAC यहाँ पर बीच में फिक्स करते हैं और उसके बाद ये जो डिजिटल सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो इनको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा कुछ पेपर में आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ना ये सारे आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी MCQs भी मुश्किल है इसमें से आए। बाकी ग्राफिक लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट हैं आपके पास, जो है वो कॉमन ग्राफिक लाइब्रेरीज कौन सी हैं। FastGL है, OpenGL है, DirectX है और अदर्स है। जो ये OpenGL है ना ये आगे हम डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे फाइनल टर्म्स में। आपके लिए जो है वो OpenGL का पूरा डिटेल है आपके लिए। बाकी जितने भी ग्राफिक लाइब्रेरीज हैं वो नहीं आपको डिस्क्राइब की हुई। उसके बाद इन लाइब्रेरीज़ के एडवांटेज क्या हैं वो आपने देख लेने हैं कि दीज लाइब्रेरीज हेल्प डेवलपर्स टू क्रिएट फास्ट ऑप्टिमाइज एनिमेशन एंड आल्सो हेल्प टू एक्सेस फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन वीडियो हार्डवेयर। सो फेमस जो है इसमें मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ बताए हुए हैं, सिस है और NVIDIA है, IIT है और इंटेल है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये वाले आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं और लाइब्रेरीज़ कौन सी हैं वो पूछा जा सकता है बस। ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स भी आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ दिए हुए, फ्लैश है, माया है, 3D स्टूडियो मैक्स है, अडोबी फोटोशॉप है, कोरियल ड्रॉ है, इमेज वीवर है और पेंट ब्रश है। जिन लोगों ने थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा होगा उनके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान होगा क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, इनकी डिटेल भी पता होती है। सो एज ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए तो ये बहुत ही आसान होगा। हाँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स उससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है। तो लेक्चर नंबर 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेक्चर 4 5 में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपने इसमें से करना है, लेकिन लेक्चर 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट डॉट है पिक्सल, और पिक्चर क्या है जो है वो सारे पिक्सल से बनाकर जो है वो पिक्चर बनती है। पिक्सल्स को हम पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं। रेजोल्यूशन क्या होती है, जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो नंबर ऑफ रो, यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है वो हमारे पास एक टाइनी डॉट होता है उसको हम पिक्सल्स कहते हैं। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन इज़ डिफाइंड
बाय द नंबर ऑफ रोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड द नंबर ऑफ पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट एंड ग्राफिक के कुछ मोड्स यहाँ पर दिए हुए, तो वो हम एक टेबल से देखते हैं। ये बिल्कुल ये वाला टेबल है, इसमें मोड यहाँ पर दिए हुए हैं, टाइप भी दी हुई है, रेजोल्यूशन क्या है इसकी, मेमोरी रिक्वायर्ड क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी इस टेबल को स्किप नहीं करना, ठीक है। मोड 3 मोड में क्या होता है, 6 है, 7 है, 18 है, 19 है। हो सकता है आपको ये टेबल बिल्कुल पूरा एज इट इज़ शॉर्ट या लॉन्ग में दे दिया जाए, या फिर इसमें से MCQs आ जाएगा आपको, तो ये आपने छोड़ना नहीं है, ये आपने याद करना है। उसके बाद है आस्की वैल्यू रिप्रेजेंट एंड वीडियो मेमोरी मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू कैरेक्टर एंड ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। सो आस्की वैल्यूज़ को जो है वो किस में कन्वर्ट करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। तो आस्की वैल्यूज़ को पहले आपने कैरेक्टर में ड्रॉ करना होता है और उसके बाद ये MCQs जो है वो पास्ट में आया हुआ है, मेरी नज़रों से गुजरा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये MCQs आया हुआ है, ठीक है। आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स में मिल जाएंगे, तो जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से MCQs पेपर में आ चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट मोड कलर्स हैं, वन कंटेनिंग दी आस्की वैल्यू ऑफ अ करेक्टर एंड अदर कंटेनिंग इट्स एट्रीब्यूट। एक में तो आस्की करेक्टर होता है और दूसरे में इसके एट्रीब्यूट होते हैं। और एट्रीब्यूट बाइट कंटेंट 3 कंपोनेंट्स में फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है और ब्लिकिंग कंपोनेंट है। ये 3 कंपोनेंट्स है वो आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट के लिहाज से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। VGA के जो कलर्स हैं वो अप्रैल 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें 4 कलर्स सबसे पहले रखे थे, रेड, ग्रीन, ब्लू और इंटेंसिटी को कलर ऐसा रखा गया था। ये आपसे शॉर्ट MCQ से पूछा जा सकता है, बाकी इसमें से कुछ भी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक थोड़ा सा हमने जो है वो आपको दिया हुआ है, ये असेंबली लैंग्वेज का कोड। सो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। दिस इज़ अ मूव AH0, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ सर्विस नंबर फॉर सेटिंग द वीडियो मोड दैट इज़ रजिस्टर्ड इन AH। सो हम AH में मूव कर रहे हैं। इज़ अ मोड नंबर दैट इज रजिस्टर्ड AL। तो ये वाली चीज़ें भी आपसे वैसे पूछी तो नहीं जाती, हो सकता है MCQ में पूछा जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा गया। बाकी ये जो कोड्स हैं ये आपको नहीं करने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ ये पेपर में आपको नहीं आते। डिस्कशन ऑन पिक्सल ड्राइंग मेथड, बायोस रूटीन, स्टैंडर्ड रूटीन बिल्ड एंड VGA में जो स्टैंडर्ड रूटीन है वो कौन सी है, बायोस है, बस ये आपको MCQ से पूछा जा सकता है। बाकी ये फिर कोड दिए हुए, तो ये सारे जो कोड है ना ये आपने नहीं करने, क्योंकि ये कोड्स आपके पेपर में नहीं आते। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर सिर्फ पिक्सल की डेफिनेशन क्या है और रेजोल्यूशन क्या है। पिक्सल की डेफिनेशन और रेजोल्यूशन, जस्ट 2 पॉइंट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट दैट। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन है, ये पेपर में अक्सर पूछ जाती है। लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन को रफली स्पीकिंग एंड इन्फिनेटली थिन, इन्फिनेटली लॉन्ग, स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हम इसे कहते हैं। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है आप लोगों से। कोलिनियर वाला MCQs ऑलरेडी आ चुका है, क्विज़ में भी आ चुका है कि 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 4 ज़्यादा पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे लाई करें तो हम उनको कोलिनियर कहते हैं। उसके बाद है जी, अ लाइन में हैव 3 फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू स्लोप। उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, तो स्लोप इक्वल है 1 की, या फिर लेस देन है, या फिर ग्रेटर देन है। तो ये 3 यहाँ पर उन्होंने लाइन आपको बता दी है कि अगर स्लोप से जो है वो इक्वल होगी तो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अगर स्लोप जो है वो 1 जो है वो ग्रेटर होगा स्लोप से तो वो इस तरह बनेगी। अगर 1 लेस होगा तो ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके लाइन को करी जाती है। तो ये टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन ड्रॉ करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। लाइन ड्रॉ करने की 3 टेक्निक्स आपको बताएंगे, इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिदम, DDA लाइन एल्गोरिदम और हमारे पास ब्रिनसन एल्गोरिदम है। अब इन 3 एल्गोरिदम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेल तो इतनी आपसे नहीं पूछ जा सकती, लेकिन आपसे हो सकता है इन एल्गोरिदम के बारे में कुछ पूछा जाए, तो इन एल्गोरिदम को देख लेते हैं। पहला एल्गोरिदम है इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिदम। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें y = mx + b, हमने ये इक्वेशन याद रखनी है आपने। ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है जिसमें वेयर m dy/dx है और b जो हमारे पास है y - mx है। अब इसमें क्या होगा, स्लोप जो हम फाइंड आउट करते हैं। अगर स्लोप लेस होगी, छोटी होगी, तो x को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर स्लोप ग्रेटर देन है तो हम y को, ग्रेटर देन 1 है तो हम y को इंक्रीमेंट करेंगे। ये आपने याद रखना है। हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं इंक्रीमेंटल लाइन एल्गोरिदम के अंदर। तो इंक्रीमेंटल है इसका नाम ही, तो हमने इंक्रीमेंट करना होता है। अगर स्लोप लेस देन 1 है तो x को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो y को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, आपने बस इसमें से ये याद रखना है और आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। यहाँ पर हमने डिस्क्राइब भी किया है कि फर्स्ट इफ़ ma इज़ लेस m, ये जो क्या होता है मोड, हाँ मोड, ये जो m को मोड में रखा हुआ है ना, ये स्लोप का होता है। स्लोप हम मैथ्स में पढ़ी थी हमने। तो क्या होता है, अगर m जो है स्लोप इज़ लेस देन 1 है, इट्स मीन दैट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पिक्सल ऑन द लाइन देयर विल बी अ यूनिट इंक्रीमेंट इन x डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये लिखा है, इसी को यहाँ पर मैंने ये छोटा करके आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है।
ठीक है। उसमें से उसके बाद यहाँ पर इन्हें एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि सपोज एक लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, P1 है 10 P2 है 20 और 18। तो आप जो है वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो डी वाई और डी एक्स कैसे फाइंड होता है, V2 डी वाई फाइंड आउट करने के लिए y2 माइनस y1 होता है। y2 हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x1 है और y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब y2 क्या है 18 को लिख लिया, माइनस y1 10 है तो ये लिखा और माइनस किया तो 8 आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। dx को कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1, x क्या है हमारे पास, ये हमारे पास x1 है और ये x2 है। x2 पहले लिखेंगे फिर माइनस x1 करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हम इजीली डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो आप सिंपल जो है उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है आपको कि ऐसे हो सकता है। फिर दिस मीन दैट देयर विल बी 10 पिक्सल ऑन द लाइन इन विच फॉर x एक्सिस देयर विल बी डिस्टेंस ऑफ 1 बिटवीन ईच पिक्सल, फॉर y एक्सिस डिस्टेंस विल बी 0.8। तो ये आप देख सकते हैं इसमें y में 8 का डिफरेंस है और उसमें 10 का डिफरेंस है। इस तरह से हमने एक और एग्जाम्पल भी सॉल्व किया जिसमें इन्होंने अब पहले वाली में जो है उन्होंने x का इंक्रीमेंट ज़्यादा रखा था, उसमें दूसरी में x को कम रखा है और y को ज़्यादा रख के आपको समझाने की कोशिश की है इन्होंने। उसके बाद इसका एल्गोरिथम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद DDA की बात कर लेते हैं। DDA की फुल फॉर्म डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर है, तो ये आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल वैसा ही है। इसके अंदर आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, dx और dy बिटवीन x कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना होता है। आपने इसकी ये जो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई ना, आपने ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि इफ़ dx इज लेस देन dy देन स्टेप इक्वल्स टू dx मोड ऑफ dx एल्स स्टेप मोड ऑफ dy। और फिर x इंक्रीमेंट कब होगा, जब dx डिवाइडेड बाय स्टेप होगा, y इंक्रीमेंट होगा dy बाय स्टेप। तो ये जो है बस आपके लिए कुछ इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इस एल्गोरिथम पर क्रिटिसिज्म हुआ था, वो क्या था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि इस एल्गोरिथम से फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी, तो इस जो पिक्सल से सिर्फ इंटीजर्स पे लाइन ड्रॉ कर सकते थे, आपके पास इंटीजर्स में वैल्यू होनी चाहिए थी। तो इस वजह से ये एल्गोरिथम अब यूज़ में नहीं है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन इसमें पॉसिबल नहीं थी। तो हमें एक ऐसा एल्गोरिथम चाहिए था जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट हो सके, तो उसको ओवरकम करने के लिए ब्रिसन एल्गोरिथम हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ब्रिसन हम एल्गोरिथम में क्या करता है, इससे क्लोजेस्ट इंटीजर्स फाइंड आउट करता है एक्चुअल पॉइंट की तरफ। स्लोप इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1 होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर इन्हें आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने बस इस इक्वेशन को माइंड में रखना है कि d1 को फाइंड आउट करते हैं y माइनस y1 से, और फिर ये इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन को आपने एज इट इज़ माइंड में रखना है, बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सारे पॉइंट्स फिर फाइंड आउट किए इन डिटेल में। तो ऐसा बिल्कुल भी पेपर में आपको ऐसे न्यूमेरिकल और ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद मैंने बताया कि बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो इम्प्रूव परफॉर्म लाइन ड्राइंग प्रोसीजर को इम्प्रूव करने की बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लाइन ड्रॉ करने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से सेपरेट करके, तो ये कुछ इन्होंने बताया हुआ है। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन यूजिंग ओनली इंटीजर अर्थमेटिक बट स्टिल ऑब्टेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर जो 4-5 था, लेक्चर नंबर 4-5 में हमने सिंपल आपको लाइन ड्राइंग से स्टार्ट करवाई है। सबसे पहले ग्राफिक्स में लाइन ड्रॉ करते हैं। सो लाइन कैसे ड्रॉ होती है, उससे कौन से 3 एल्गोरिदम हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और जो है वो जो क्रिटिसिज्म हुआ था दूसरे एल्गोरिदम पर कि उसमें क्या कमी थी या क्या लैग था, वो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो DDA था वो काफ़ी अच्छा एल्गोरिदम था, लेकिन फिर भी उसमें फ्लोटिंग पॉइंट की वजह से उस एल्गोरिदम को इतना जो है वो इन रखा गया और दूसरा एल्गोरिथम बनाया गया। ठीक है, तो हम ग्राफिक्स में हमने सबसे पहले लेक्चर में दिल से रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले लेक्चर में हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में हमने कुछ पुरानी डिवाइसेस देखी जो बहुत पहले यूज़ होती थी, अब तो यूज़ नहीं होती। उसके बाद हम लोगों ने 4 और 5 लेक्चर में लाइन ड्राइंग की टेक्निक्स देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग सर्कल ड्राइंग की टेक्निक्स भी देखेंगे कि कैसे सर्कल ड्रा होता है, फिर ट्रायंगल है, फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि हमने 5 लेक्चर डिस्कस किए हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके 80 to 90% मार्क्स जो है वो पक्के सब्जेक्ट में आ सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें इस तरह से याद करते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर आपको ये हैंडआउट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ये हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आगे के लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए बनाऊँ, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लगता है। इनको हाईलाइट करने में, रिकॉर्ड करने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मैं इसके बाकी लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूँगी, जिसमें 5-5 लेक्चर्स करके मैं आपको ये कंप्लीट इसकी